Okay, good morning, students, and welcome to our class that is BLED फर्स्ट ईयर। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉवर्टी क्या होती है और इनइक्वालिटी क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work। यानी अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड वर्कर्स या अनएम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो एक्टिवली वर्क ढूंढ रहे हैं, यानी बहुत तेज़ी से, बहुत उनकी चाहत है वर्क करने की, लेकिन उन्हें वर्क नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? अनएम्प्लॉयड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। यानी जो कोई भी देश होता है तो वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ना कहीं उस देश की इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में बताते हैं। इकोनॉमी की हेल्थ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इकोनॉमी इस देश की अच्छी है या गिर रही है या डेवलप हो रही है या इन द प्रोसेस है। ठीक है, तो ये रहता है इकोनॉमी का हेल्थ। फिर उसके बाद ये कहते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर आप किसी देश का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया आप जज करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर देश में कितना अनएम्प्लॉयड रेट है, तो आप उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से निकालते हैं वो अभी हम आगे फॉर्मूले के थ्रू भी समझेंगे, बट उससे पहले एक बार आप सुन लीजिए कि इसमें क्या होता है कि जितने अनएम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है लेबर फोर्स से, और फिर लेबर फोर्स से डिवाइड करने के बाद चूँकि हमें रेट निकालना होता है इसलिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करती है। ठीक, सर्वे करती है, देखती है कि इस देश में कितने अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं या अनएम्प्लॉयड लोग हैं और क्या रेट है इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NSSO भी कहते हैं। ठीक, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो NSSO है, इसने अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया है, वो हम देख लेते हैं। तो NSSO के अकॉर्डिंग पहली इनकी जो कैटेगरी होती है वो होती है वर्किंग की। यानी ऐसे ये तीन इन्होंने कैटेगरी बनाई है। पहली बनाई है वर्किंग, दूसरी बनाई है सीकिंग और तीसरी बनाई है नीदर। ठीक है, तो पहली में क्या आता है? वर्किंग, यानी इंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा वर्क कोई भी इंसान कर रहा है जिससे उसको इनकम हो रही है। ठीक, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी काम आप XYZ कोई भी काम करते हैं और अगर उससे आपकी अर्निंग हो रही है तो दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो पहली जो इनकी कैटेगरी आती है वो ऐसे लोगों की आती है, वर्किंग वाले लोगों की, जो वर्क कर रहे हैं और अपना इनकम ले रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है, दूसरी जो कैटेगरी इनकी आती है वो आती है सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। यानी ऐसे लोग जो अपना काम ढूंढ रहे हैं या तैयार हैं एकदम कि कोई भी काम उनको मिल जाए वो करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन ये लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है नीदर वर्किंग नॉर सीकिंग एंड नॉट अवेलेबल ऑल्सो। यानी ना तो आप किसी काम के लिए अवेलेबल हैं, ना तो आप कोई काम ढूंढ रहे हैं, और ना ही तो जब ढूंढ भी नहीं रहे हैं और अवेलेबल भी नहीं है तो ऑब्वियसली आप काम करेंगे भी नहीं। तो ये होती है इनकी तीसरी कैटेगरी।
फिर इन्होंने कहा कि द फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द परसेंट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, अब कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड करने के लिए, अभी जैसे हमने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। तो पहला जो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप को पढ़ेंगे वो है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इट इज़ अ फिनोमिना वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन एक्चुअली नीडेड। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को एक बार फिर से समझ लीजिए कि इट इज़ अ फिनोमिना वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन एक्चुअली नीडेड, यानी जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट इसमें कहते हैं कि इट इज़ प्राइमरली ट्रेस्ड इन द एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे लोग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं, तो ये जो क्राइटेरिया है ये कौन से फील्ड में आता है, ये ऐसी सेक्टर्स में आता है, ऐसे सेक्टर्स में आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं हो रहा है, जैसे आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं हो रहा है। तो जितने लोगों को मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग हम एग्रीकल्चर में ले लेते हैं कि ठीक है, कोई जो है पानी, खेतों में पानी डालने का काम करेगा, कोई फर्टिलाइज़र्स का काम करेगा, इस तरीके से हम लोगों को काम देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा जो यहाँ पे टाइप आता है वो है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब, सीजनल वर्ड से आप समझ जाते होंगे कि सीजनल का मतलब क्या हो गया, जो सीजनल वाइज आता जाता रहता है। ठीक है, तो इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टन सीजन ऑफ द ईयर। जैसे हो सकता है आप एक, जैसे प्रोडक्ट की बात कर लें, तो जब रेनी सीज़न आता है तो सबसे ज़्यादा बिक्री जो है किसकी होती है, आपके अम्ब्रेला की होती है। ठीक है, फिर रेन कोट की होती है। और जब गर्मी आती है तो सबसे ज़्यादा बिक्री एसी की होती है, कूलर्स की होती है, फ्रिज की होती है। ठंडे अब तो उसके आ गए, मिट्टी के आ गए, तो उनकी मतलब राइज, मतलब ऐसे एम्प्लॉयड लोगों की, मतलब ऐसे लोगों, जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, ऐसे लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सीजनल। लेकिन जब तक गर्मी रहेगी तभी तक फ्रिज बिकेंगे, तभी तक एसी बिकेगी, तभी तक आपका आइसक्रीम पार्लर भी उतना मतलब तेज़ी से चलेगा जब तक गर्मी है। तो ये क्या हो जाता है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन इंडिया रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। यानी यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड की ही बात कही गई है कि जो खेती करते हैं वो हमेशा ऐसा तो नहीं कि सारे क्रॉप वो बनाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, और वो कुछ क्रॉप्स सीजनल होते हैं। ठीक, सीजनल होते हैं। तो जो एग्रीकल्चर फील्ड में लोग जुड़े होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ये क्या कहते हैं कि इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच। ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल in the market and the skills of the available workers in the market। यानी हो सकता है कभी कभी
इतनी अफरा तफरी मार्केट में हो जाती है कि जो आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं होती है, ठीक है। जो आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपको वो जॉब नहीं मिलती है, बट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट टर्म यू जस्ट एक्सेप्ट दैट जॉब, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप टीचिंग लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप टीचिंग लाइन में आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, या जिस लेवल की सफलता आप चाह रहे हैं उस लेवल की सफलता आपको नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब अगर मान लीजिए कि आप बिल्कुल मेंटली थक से गए हैं और जो भी जॉब आपके सामने दी जा रही है आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, मे बी आप टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, आप उसमें अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन और एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप नहीं डेवलप कर पा रहे हैं या उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको सामने से मान लीजिए कि ऑफिस वर्क की जॉब आई, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ये सोचेंगे कि ठीक है, खाली बैठने से अच्छा है कि चलो हम ये काम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा कि हमारी स्किल के अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी हम वो जॉब एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक। यानी मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबल एंड स्किल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये क्या कहते हैं कि मैनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिक्विसाइट्स स्किल्स एंड ड्यू टू पुअर एजुकेशन, ठीक है। पुअर एजुकेशन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ट्रेन देम। देखिए इंडिया में होता क्या है कि लोग पैसे कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, पैसे कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पढ़ाई पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब एक बार इंसान के हाथ में पैसा लग जाता है तो वो ये सोचता है कि अब यही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब आप आगे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको ये समझ में आता है कि पढ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आप कौन से लेवल पे होंगे और पढ़ाई ना पूरी करके अगर आप काम कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे होंगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये इंसान के आ जाता है कि अगर हमने पढ़ाई कर ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते, हम कहीं और होते, ठीक। लेकिन इंडिया में जो ज़्यादा अगर कहा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट आता कहाँ से है, तो यहीं से आता है कि लोग जो है अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं करते हैं, वो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ देते हैं, जिसके वजह से जो टॉप लेवल की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो भर नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ क्वालिफ़िकेशन, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो जब आप उस लेवल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई नहीं की है तो यू कैन नॉट बी रिक्रूट, ठीक है, यू कैन नॉट बी रिक्रूट। तो आप अब वो जगह तो खाली हो गई, वो क्या दिखा दिया, उसने दिखा दिया अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बात समझ में आ गई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग रिसेशंस एंड डिक्लाइंस विद इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बिजनेस साइकिल क्या है कि जब रिसेशन का टाइम आता है तब वो बिल्कुल बूम पे चला जाता है और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। साइक्लिक इन अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया आर एलिजिबल, सॉरी, it is negligible. India are negligible. It is a phenomenon that is mostly forced in capitalist economies, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये अधिकतर कहाँ पे होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में होता है।
तो अब आप ये समझ जाएं कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि जब तक रिसेशन का टाइम चलेगा तब तक आप बिल्कुल राजा हैं, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जब आपका बिजनेस ऊपर था तब तो जो वर्कर्स थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, तो इसका मतलब कि उस टाइम जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो हाई था और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो लो था। ठीक है, ये होता है आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फिर नेक्स्ट आपका आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज़ लॉस ऑफ जॉब्स, इट इज़ लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब जैसे आप करंट सिचुएशन में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो टेक्निकल फ्री नहीं है। ठीक है, टेक्निकल फ्री नहीं है और कहीं ना कहीं इतनी सारी टेक्निक्स यूज़ करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तब भी ऑनलाइन जब एजुकेशन का यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुआ था तो बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक थे, ऐसे हमारे टीचर्स थे जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था ऑनलाइन क्लासेस लेने के दरमियान। तो ये क्या है? दिस इज़ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी टेक्नोलॉजिकली आप चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप नौकरी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप काम करना छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक सर्वे हुआ था 2016 में जिसमें ये कहा गया, वर्ल्ड बैंक ने अपना एक कह लीजिए कि एक अपनी बात कही थी, एक प्रेडिक्शन किया था कि दैट द proportion of jobs threatened by automation in India is 69% year on year। यानी 2016 में वर्ल्ड बैंक ने एक प्रेडिक्शन किया था, एक अनुमान लगाया था कि भारत में तकरीबन 69% जो जॉब छूटेगी वो थ्रेटन के वजह से छूटेगी। और थ्रेटन कौन सी फील्ड के थ्रू होगा? टेक्नोलॉजिकल, यानी टेक्नोलॉजी के फील्ड में थ्रेटन यानी डर की वजह से तकरीबन 69% जॉब जाएगी लोगों की। ये बात समझ में आई? यानी ये टेक्निक जो होती है, ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन बहुत अच्छे से चला ले, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से चला ले। तो क्या होता है कि धीरे धीरे लोग सीखना शुरू करते हैं। अब उसमें कुछ लोग होते हैं जो जल्दी कैच कर लेते हैं, जिनकी कैचिंग पावर जल्दी होती है, अच्छी होती है, और कुछ लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, और जो डर जाते हैं वो डर के वजह से अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। ठीक, अपनी जॉब को छोड़ देते हैं कि हम ये टेक्निकल चीज़ें नहीं हैंडल कर पाएंगे। अब जब वो टेक्निकल चीज़ें नहीं हैंडल कर पाते हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। तो हर साल करीब 70% लोगों की जो जॉब जाती है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निक के वजह से जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। which is refer to the time lag between the jobs when an individual
इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स। यानी ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके का होता है, जब कोई इंसान अपनी किसी एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ जाता है या ट्राई करता है या स्विच करता है, उस दरमियान जो उसका खाली समय जाता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो समय चल रहा है, अब इसमें मई का मंथ चल रहा है, अब इसमें मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। ठीक है। अब इनका क्या हुआ, अब क्या पता इनको जॉब कब मिले, मई भी हो सकता है जुलाई में मिल जाए। ठीक है। तो मई में इन्होंने जॉब छोड़ी, 1 मई को इन्होंने जॉब छोड़ी और 10 जुलाई को इनको जॉब मिलेगी। जो दूसरी जॉब होगी वो इनको 10 जुलाई को मिलेगी। तो 1 मई, 1 जून 1 मंथ, 1 जून से 1 जुलाई 2 मंथ्स। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स जो ये खाली बैठे हैं या जो ये हंटिंग कर रहे हैं जॉब्स की या जो ये सर्च कर रहे हैं जॉब को, ये 2 मंथ्स विल नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी ये जो इंसान है जो अपने काम को ढूंढ रहा है वो 2 महीने अनएम्प्लॉयड रहा। ठीक। फिर उसके बाद ये दूसरा जो पॉइंट ये कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स an employee requires time for searching a new job or shifting from the existing to a new job. This inevitable time delay causes the frictional unemployment. It is often considered as a voluntary unemployment because it is not caused due to the shortage of job. But in fact, the workers themselves quit their jobs in search of better opportunity. ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों टर्म दिया गया, क्योंकि यहाँ पे किसी को निकाला नहीं गया है। यहाँ पे किसी को निकाला नहीं गया है। जो एम्प्लॉई है उसने खुद जॉब छोड़ी है, उसने खुद क्विट किया है। तो यहाँ पे किसी को भी निकाला नहीं गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्चिंग हो रही है। ठीक है। यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे किसी को निकाला नहीं गया है। तो आप यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं कह सकते, कोई इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं कह सकते, कोई गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकते। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयज़ विल। ऑलराइट। फिर जो लास्ट यहाँ पे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताया गया है, दैट इज़ वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि दिस मीन्स पीपल वर्किंग इनफॉर्मली, राइट, इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दस साइंस एनी लीगल प्रोटेक्शन। ठीक। दीज पर्सन्स आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड since records of their work are never maintained. It is one of the main types of unemployment in India. मतलब अब vulnerable employment क्या होता है, ऐसे वर्कर्स जिनको कुछ समय के लिए काम दिया गया है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कंस्ट्रक्शन फील्ड में, है ना, कोई बिल्डिंग बन रही है या रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है या मेट्रोज़ बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। तो इन सब कंस्ट्रक्शन में जो लेबर्स लगते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी में। ठीक। क्योंकि ये लेबर्स कोई फॉर्मल वे में काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई फॉर्मल औपचारिक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से, यानी अनौपचारिक तरीके से। ठीक। और जो जब भी कोई इनफॉर्मल वे में कोई काम करता है या अनौपचारिक वे में कोई काम करता है तो उसका कोई
कह लीजिए रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक वो एम्प्लॉयड है, और जब वो काम पूरा हो जाएगा देन दे आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज देयर रिकॉर्ड इज़ नॉट मेंटेन्ड एनीवेयर। ठीक है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता है कि हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई लेबर है, वो रोड कंस्ट्रक्शन में उसने काम किया है, अब रोड कंस्ट्रक्शन हो गया तो ही इज़ अनएम्प्लॉयड। अब रोड कंस्ट्रक्शन के दरमियान उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बना कि ये इंसान रोड कंस्ट्रक्शन में ही आगे काम करेगा, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कल को अगर उसको मेट्रो में काम मिलेगा, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा, तो ही विल डू दैट ऑल्सो। अगर उसको कोई घर बनाने का काम मिलेगा तो दैट विल ऑल्सो ही विल डू। तो ऐसे लोगों का क्या रहता है स्ट्रक्चर, वनरेबल, यानी इनफॉर्मल तरीके से ये काम करते हैं और इनका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। इज़ दैट क्लियर? तो अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोग ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा। कल हम लोग इसके थोड़े से मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर सकते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लेते हैं। यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. Unemployment is often used as a measure of the health of a economic growth. ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब कोई इंसान एक्टिवली सर्च कर रहा है अपनी नौकरी के लिए या अपनी जॉब के लिए एंड ही इज़ अनेबल टू फाइंड दैट सूटेबल जॉब, ठीक है, तो वो कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हम किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जान सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट rate is somehow present the health of the economic growth. ठीक है, अब नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में हमेशा सर्वे करती रहती है। ठीक है, तो इसने 3 कैटेगरीज बनाई। पहली कैटेगरी इसने बनाई वर्किंग लोगों की, जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज है। फिर दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, यानी अनएम्प्लॉयड। ठीक, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दे विल नॉट कम अंडर अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। ठीक है, दे आर स्टिल ऑन अ वे। ठीक है, वो अभी अपने रास्ते पे हैं, वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, उनके पास कुछ नहीं है, यानी आगे उनको पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो क्या करेंगे, अर्निंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज कर लें। तो जब उनको वो काम नहीं मिलेगा तब वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। फिर तीसरी जो कैटेगरी यहाँ पे बताई गई, वो बताई गई नीदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो ना तो नौकरी के लिए अवेलेबल हैं और ना ही वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो सिंपल एक फॉर्मूला लगता है जिसमें हम लिखते हैं अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक, फिर हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, जिसमें सबसे पहला टाइप आया हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें किसी वर्क में जितने लोग चाहिए होते हैं उनसे ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एक साड़ी बनाने में हमें 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब हमने क्या किया कि 5 लोगों के बजाय हमने 10 लोगों को
वर्क के लिए हमने रिक्रूट कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, कुछ क्या है, कुछ बैठे रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें सीजनल वाइज लोग काम करते हैं और जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो काम उनका बंद हो जाता है, तो क्या हो जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड द स्किल ऑफ द पर्सन। ठीक, स्किल और जॉब कभी कभी मिसमैच हो जाती है, जिस कहीं ना कहीं वो मजबूरी लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके वजह से उनको मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती है, तब भी उन्हें जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर आपका आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इज़ जस्ट रेफर टू द बिजनेस साइकिल, कि जब रिसेशन का टाइम आता है तब बिज़नेस बहुत ऊपर उठ जाता है और उस दरमियान जो वर्कर्स होते हैं वो भी एम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो क्या हो जाता है, उनका बिज़नेस डिक्लाइन होने लगता है और ऐसे लोग जो काम में रहते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी टेक्निक्स को बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अपने जॉब में और जॉब को क्विट कर देते हैं। इसी कैटेगरी में 2016 में वर्ल्ड बैंक ने एक प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया में तकरीबन 69% ऑफ जॉब जो लोगों की जाएगी वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है या टेक्नोलॉजी के डर से जाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि ये एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को रेफ़र करता है टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब विच एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज़ स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स, यानी हम कोई जब जॉब चेंज कर रहे होते हैं उसके दरमियान जो टाइम रहता है जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पीरियड को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जो वर्कर्स इनफॉर्मल वे में काम कर रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता है, जब उनका जैसे मान लीजिए कि किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, जब वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा फिर वो उनके पास कोई काम नहीं बचेगा, देन दे विल बी अंडर वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स एंड मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, and we will meet again tomorrow with a new topic, and some topics are left under this topic, that is unemployment. We will cover it by tomorrow. Thank you.